सिस्टम ह्यूमन बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जब फॉरेन मटेरियल या एंटीजन डिटेक्ट होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बंच ऑफ इम्यून सेल्स रिलीज करते हैं और ये इम्यून सेल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं इन एंटीजन के अगेंस्ट, मगर होस्ट की बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए। लेकिन कुछ कंडीशंस में होस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है इन एंटीजन के अगेंस्ट, जो एंटीजन के साथ साथ होस्ट के टिश्यू और सेल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इस तरह की ओवर रिएक्शन को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज उसको जरूर चेकआउट करें। आज हम इस वीडियो में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे बॉडी के सेल डिस्ट्रक्ट होते हैं, वो भी एंटीबॉडी के थ्रू। जब एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड करती है, वो एंटीजन जो सेल की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी उन सेल को डैमेज कर देती है और इसी वजह से इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज किन एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं? ये एंटीबॉडीज उन एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं जो सेल की सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। ये 2 तरीके के एंटीजन्स हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो सेल के अपने सेल्फ एंटीजन होते हैं या सेल्फ प्रोटीन या रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरबीसी के ऊपर अपने ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, प्लेटलेट्स की सरफेस पे भी अपने स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं और इन सब एंटीजन्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन सकती हैं और जो इन सेल को डैमेज करती हैं। एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो बाहर से बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कोई ड्रग जो हम इन्फेक्शन के लिए लेते हैं। ये ड्रग मेटाबोलाइज होके सेल की सरफेस पे अटैच्ड हो जाती हैं और उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और सेल को डैमेज कर देती हैं। इन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो है आईजीजी। आईजीजी सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन आईजीएम एंटीबॉडीज भी रेयरली इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज सेल्स को कैसे डैमेज करती हैं? इसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये पहले मैकेनिज्म में एंटीबॉडी सेल को डैमेज करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प से। ये एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन के ऊपर जो सेल के ऊपर बाइंड होते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी C1 से लेके C9 तक। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसको हम कैस्केड कहते हैं। यानी एक प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं और वो अगले प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प से एंटीबॉडी 3 तरीके से सेल को डैमेज कर सकती है, जिसमें से पहला तरीका है इन्फ्लेमेशन कॉज करके। एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 एंटीबॉडी से अटैच हो जाते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शन शुरू होती है। इस रिएक्शन में C3, C4 और C5 प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं और ये तीनों प्रोटीन स्प्लिट हो जाते हैं, जिसमें से C3A, C4A एंड C5A प्रोटीन कहलाते हैं एनाफाइलोटॉक्सिन। ये एनाफाइलोटॉक्सिन मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और अदर इम्यून सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स को ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ में ही C3A एंड C5A ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का काम करते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स को टिश्यू इंजरी और इन्फेक्शन साइट पे अट्रैक्ट करते हैं। जब न्यूट्रोफिल साइट पर पहुंचते हैं तो अपने एफसी रिसेप्टर की हेल्प से एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं और ये सारे प्रोसेस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होती है और ये एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं लिटिक एंजाइम्स एंड फ्री रेडिकल्स, एंड ये फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज एंड सेल लिसिस कॉज करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate.
ओके, तो अब दूसरा तरीका जो एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प से एंटीजन कोटेड सेल को डैमेज करती है वो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एंड स्टेज में C5b, C6, C7, C8 एंड मल्टीपल C9 प्रोटीन आपस में कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं और वहां ये चैनल्स या पोर्स बनाते हैं। ये पोर सेल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को ब्रेक कर देते हैं जिससे फ्लूइड्स और मॉलिक्यूल्स फ्रीली सेल के अंदर और बाहर फ्लो करते हैं और इस प्रोसेस की वजह से सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होता है जो फ्लूइड को सेल के अंदर एक्युमुलेट करते हैं जिस वजह से सेल स्वेल करते हैं और आखिर में बर्स्ट हो जाते हैं। तो थर्ड मेथड है ऑप्सोनाइजेशन। इस मेथड में जब सेल कोटेड एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड करती है तो एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं C3b कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इस पॉइंट पे सेल को ऑप्सोनाइज्ड कहते हैं, यानी ये सेल अब फेगोसाइटोसिस के लिए टारगेट हो गया है। ये ऑप्सोनाइज्ड सेल स्प्लीन में फेगोसाइट्स के कांटेक्ट में आते हैं। फेगोसाइट्स जैसे कि मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स। ये मैक्रोफेजेस एंटीबॉडी के FC पोर्शन या C3b को बाइंड करते हैं और पूरे सेल को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में एंटीबॉडी नेचुरल किलर सेल्स की हेल्प से सेल कोटेड एंटीजन को डैमेज करते हैं और इस मैकेनिज्म को एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेचुरल किलर सेल के पास भी एक FC रिसेप्टर होता है जो एंटीबॉडी के FC पोर्शन से बाइंड करता है और जब ये बाइंड करते हैं तो नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन के बाद नेचुरल किलर सेल एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसे परफोरिन्स और ग्रैंजाइम्स कहते हैं। परफोरिन सेल में पोर्स बनाते हैं जिनके थ्रू ग्रैंजाइम सेल के अंदर एंटर करते हैं और अपोप्टोसिस कॉज करते हैं। कभी कभी एंटीबॉडी सेल डैमेज करने के बजाय सेल फंक्शन को डिसरेगुलेट कर देती हैं और ऐसी कंडीशन को हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर डिसफंक्शन कहते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है माइस्थीनिया ग्रेविस। इस डिजीज में एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली मसल के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं और उनसे बाइंड हो जाती हैं। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से इंटरैक्ट नहीं कर पाता और इस डिस्ट्रप्शन की वजह से मसल वीकनेस होती है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।